हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे और एक नया टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर इवोल्यूशन। टॉपिक का नाम है हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल। आप लोगों को भी मालूम है इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं इसके इक्वेशन पे। नीट में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है ये मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। सो बिफोर वी स्टार्ट विद दैट पार्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय द हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल और ये कैसे दिया गया है, उसमें क्या दिया गया है हमें लोगों को जानना। सबसे पहले हम लोग एक बात जान लेते हैं, लाइक इन एनी गिवन पॉपुलेशन वी कैन आइडेंटिफाई द allele frequency, and that frequency of particular allele usually remains constant generation after generation. अब इसका मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज एक छोटा सा गांव है, उस गांव में 1000 लोगों का पॉपुलेशन है। बहुत बड़ा लेने की जरूरत नहीं, छोटा सा पॉपुलेशन है 1000 लोगों का। एंड हम एक कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। दैट कैरेक्टरिस्टिक इज कलर ऑफ आईज। वहां पे गांव में रहने वाले लोगों के आईज का कलर कैसा है। तो हम लोगों को ऑब्जर्व करने के बाद पता चला वहां पे दो वेरिएंट है। इजी करने के लिए मैं दो पकड़ लेता हूँ। अब मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है, लाइक देयर आर मल्टीपल वेरिएंट्स आल्सो, फिनोटाइप ज्यादा भी दिखते हैं, पर हम फिलहाल के लिए दो मान लेते हैं। एक ब्लैक कलर आईज है और द ग्रे कलर के आईज है। ब्लैक और ग्रे। ब्लैक कलर आईज वाला पॉपुलेशन है आउट ऑफ 1000, लेट से 800 पीपल है, और बचे हुए 200 ग्रे कलर के। हम जब इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, देखो ये इस आई कलर के लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है, उसका अलील रिस्पॉन्सिबल है। अगर 800 है तो वो डोमिनेंट अलील हो गया, 200 है तो वो रेसेसिव अलील हो गया। बाय एंड लार्ज हम जैसे मेंडल ने बताया था वैसे हम पकड़ जाते हैं। सो 800 वाले जो जो अलील है, डोमिनेंट अलील, वो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे हम? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं? 800। टोटल पॉपुलेशन कितना है? 1000। तो उसकी डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 0.8। एंड सिमिलरली हम लोग देखेंगे कि तो रेसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0.2। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलील फ्रीक्वेंसी। तो हार्डी वाइनबर्ग इन दोनों ने क्या किया या हम लोगों को क्या बताया, यही हमें अलजेब्रिक इक्वेशन में उन्होंने बता दिया। Like what they did, they put for the algebraic equation for the understanding of the एक कोई भी अलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इसके लिए उन्होंने या कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं उसके लिए एक अल्जेब्रिक इक्वेशन रखा। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, allele frequencies in a population are stable। स्टेबल मतलब वो फ्रीक्वेंसी जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेम रहेगी। सपोज उसी गांव में हम और 25 साल बाद गए तो हम लोगों को नियरली सेम ही दिखाई देगा, और 25 साल बाद गए तब भी सेम दिखाई देगा। अगर दिखाई नहीं दिया फ्रीक्वेंसी, मतलब 0.8 एंड 0.2 इसके क्लोज नहीं दिखाई दिया है, कांस्टेंट नहीं दिखाई दी, तो हम लोग क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? द पॉपुलेशन इन दैट विलेज is undergoing certain evolutionary forces, that's why they have change in frequency for the eye color। हमने eye color का phenotype consider किया, and is constant from generation to generation। एंड उसके आगे उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई, देखो, सम टोटल ऑफ ऑल अलील फ्रीक्वेंसीज इज 1। इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? देखो, उन्होंने इसके लिए अलील फ्रीक्वेंसी के लिए ना जो नोटेशन यूज किया, जो एनसीईआरटी में दिया गया है, मैं वही यूज करूंगा, आपको समझने में इजी हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। उसके लिए उन्होंने नोटेशन यूज किया है P प्लस Q इज इक्वल टू 1। ये अलील फ्रीक्वेंसीज की सम टोटल निकालोगे, जैसे मैंने 0.8 प्लस 0.2 किया तो उसकी टोटल कितनी आ गई? 1। तो फ्रीक्वेंसीज की, ऑल फ्रीक्वेंसीज की टोटल बनती है अल्टीमेटली 1। बट अब हम लोगों को मालूम है सिर्फ अलील एज एग्जिस्ट नहीं करेंगे, दे विल बी यूजुअली प्रेजेंट इन द डिप्लॉयड फॉर्म। तो हम लोगों को इसको जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी में भी एक्सप्रेस करना जरूरी है। तो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? दोनों अलील्स के लिए हम लोग बात कर सकते हैं। तो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के लिए, इसके लिए उन्होंने क्या किया, ये जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के लिए जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के लिए उन्होंने क्या किया, सिर्फ इसका स्क्वायर कर लिया, इसी एक्सप्रेशन का। ये P प्लस Q इज इक्वल टू 1, इसका क्या किया उन्होंने? स्क्वायर किया। इस साइड का स्क्वायर किया तो हमें इस साइड का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? आपने ये मैथमेटिकल इक्वेशन किया हुआ है,
ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर वाला, बराबर है। तो ये क्या है, पी स्क्वायर प्लस, मैं जानबूझ के थोड़ा दूर दूर लिख रहा हूं मुझे, क्योंकि बीच में आपको कुछ लिखकर दिखाना है, 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखो, पी स्क्वायर का मतलब उन्होंने बताया दिस इज द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी और डोमिनेंट एलील। देखो ना, आप लोगों ने ये कैपिटल टी ऐसे भी पढ़ा था ना, जब मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। तो ये डोमिनेंट कैपिटल वाली मतलब जीनोटाइप डोमिनेंट, और ये डोमिनेंट कैसे होगा, होमोजाइगस। बराबर है। आप देखो ये क्यू स्क्वायर, इसके बारे में हमें क्या बताया, इसके बारे में हमें बताया कि जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी फॉर होमोजाइगस रेसेसिव एलील। मतलब ये स्मॉल टी जैसे बन जाएगा, जो आपके मेंडल के एक्सपेरिमेंट में जो एग्जांपल है ना, उसमें होमोजाइगस स्मॉल टी बन जाएगा। अब ये 2pq क्या है, ये 2pq क्या है एक्चुअली, इज हेटेरोजाइगस कंडीशन, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है, सर ये 2pq क्यों होना चाहिए, हमें अलजेब्रिक इक्वेशन है मालूम है, पर ये जेनेटिक्स में 2pq क्यों होना चाहिए। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल देकर मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि ये सिर्फ pq क्यों नहीं चाहिए, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये टू कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं है, तो उसको 2pq क्यों। तो देखो मैं एक सिंपल सा, आपने जो बहुत बार किया हुआ है ना वही दिखाता हूँ। देखो आपने ये एक्सपेरिमेंट में किया था कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका जब क्रॉस किया कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, याद है आपने ये ऐसा बोर्ड बनाया था। तो देखो यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी, यहाँ पे क्या आया कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे क्या आया कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे आया स्मॉल टी। अब देखो ये जो हेट्रोजाइगस है, दे आर ट्वाइस द होमोजाइगस, किसी भी होमोजाइगस से दुगने हैं। तो वैसे आ जाता है, तो इससे ये एक्सप्लेनेशन हो रहा है कि ये 2pq ही क्यों बराबर है। हाँ, हम लोगों को समझ में आता है क्योंकि ये दुगने हैं, लाइक ट्वाइस है देन द एनी होमोजाइगस कंडीशन, इसलिए हमें वहां पे 2pq आई बात समझ में। नाउ यूजिंग दिस एक्सप्रेशन ओनली वी आर गोइंग टू सॉल्व सर्टन एग्जांपल्स। अब ये मैं जब प्रॉब्लम्स आपको सिखाने वाला हूँ, मैं जो अगले स्लाइड पे दिखाने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, लाइक मैं आपके लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, बट मैं आपको बेसिकली क्या सिखाने वाला हूँ, मैं लॉजिक सिखाने वाला हूँ, व्हाट स्टेप्स यू शुड फॉलो टू गेट द आंसर। एक बार लॉजिक समझ लो, दुनिया का कोई इस प्रिंसिपल का प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। सिर्फ आपको लॉजिक समझ के लेना, क्या करना है, उसका सिक्वेंशियल लॉजिक एक बार समझ गए ना, बस आपका आंसर आने वाला ही, कोई गलती नहीं होगी आपसे। तो लेट्स बिगिन विद द प्रॉब्लम। देखो क्या क्या दिया है हमें, कंसीडर अ पॉपुलेशन ऑफ 200 पी प्लांट्स आउट ऑफ विच 150 हैज लॉन्ग पोलन while 50 हैज राउंड पोलन। तो दो वैरायटीज दी है हमें, पी प्लांट के पोलन की दो वैरायटीज है। अब देखो जो 150 है दैट मीन्स वॉट एवर आर मोर इन नंबर दैट हैज टू बी द डोमिनेंट, एंड दिस इज लेस इन नंबर दैट मीन्स इट इज द रिसेसिव। हम इसके लिए प्लेनली ये मान कर सकते हैं। तो देखो मैं क्या कर लेता हूँ, और टोटल पॉपुलेशन कितना है हम लोगों का, 200 है। तो पहले हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, टोटल पॉपुलेशन कितना है। टोटल पॉपुलेशन है अपना पी प्लांट्स का 200, और पूछा क्या है देखो, फाइंड आउट द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। तो सबके लिए जो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी आएगी वो हमें आइडेंटिफाई करनी है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू निकालनी। उसके बाद अब देखो जो डोमिनेंट है दैट इज, मैं उसके लिए कैपिटल डी लिख देता हूँ यहाँ पे डोमिनेंट के लिए, एंड वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लॉन्ग पोलन। लॉन्ग पोलन ये कैरेक्टर है,
और उसके नंबर कितना है 150। रेसेसिव वेरिएंट क्या है हमारा यहाँ पे, रेसेसिव वेरिएंट देखो, ये रेसेसिव वेरिएंट क्या है, राउंड पोलन। और उनका नंबर कितना है 50। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट हिंट बताने वाला हूं। देखो आपके पास जब डेटा आएगा ना कोई भी प्रॉब्लम में, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो रेसेसिव का। रेसेसिव का क्यों करना है आइडेंटिफाई, क्योंकि हमें मालूम है कि रेसेसिव का जीनोटाइप डेफिनेट है, दैट हैज टू बी, इसके लिए आर ये नोटेशन ले लेता हूं, आप एल ले लो, मैं आर ले लेता हूं, कोई भी ले लो, ए बी सी डी पी क्यू आर एस कोई भी ले लो, आर में ले रहा हूं। तो इसका जीनोटाइप जो होगा वो हमें डेफिनेटली मालूम है स्मॉल आर ही होगा। मैं रेसेसिव का ही क्यों बोलो, क्योंकि जो डोमिनेंट वैरायटीज है उसमें दो पॉसिबिलिटीज है ना, कैपिटल आर एंड कैपिटल आर स्मॉल आर। इनमें से कुछ भी हो सकते हैं वो, वी आर नॉट श्योर राइट नो, हम लोगों को वो मालूम नहीं है कितने कैपिटल आर होमोजाइगस है कितने हेट्रोजाइगस है, पर हमें ये डेफिनेटली मालूम है कि जो राउंड पोलन पोलन है वो स्मॉल आर ही। तो स्मॉल आर मतलब क्या, हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी तो निकाल सकते हैं ना, दैट इज हम लोग क्या करेंगे, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी फॉर स्मॉल आर दैट इज रेसेसिव वेरिएंट। तो ये कितनी होगी, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो क्या करना है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन दैट इज इक्वल टू 0.25। इतना मैथ सबको आता है मुझे मालूम है, हाँ ये तो सबको आ ही जाए, सॉरी हाँ। बट दिस वैल्यू इज हमारे इक्वेशन में ये कहा करस्पॉन्ड होती है, दिस वैल्यू करस्पॉन्ड्स टू क्यू स्क्वायर। ये वैल्यू किसको करस्पॉन्ड करती है, क्यू स्क्वायर को करस्पॉन्ड करती है। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो हमें क्यू की वैल्यू आ सकती है, क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.25, बराबर है। इतना सब लोगों को आता है मुझे मालूम है, हाँ। और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5। क्यू स्क्वायर अगर 0.25 है तो क्यू विल बी द 0.5। अगर इसकी वैल्यू मालूम है तो हमें अपना इक्वेशन मालूम है ना, ये क्या हो गई, रेसिसिव अलील फ्रीक्वेंसी आ गई। अब क्यू मतलब क्या, अलील फ्रीक्वेंसी है, तो हम लोगों को पी की वैल्यू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पी इज इक्वल टू 1 - क्यू, क्योंकि पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 है ना, तो इसकी भी वैल्यू बन जाएगी 0.5। पी की भी वैल्यू आ गई, तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25 आ गई, पी स्क्वायर की भी वैल्यू। अब बची क्या इनसे वाली, एक ही, 2 × पी क्यू दैट इज इक्वल टू 2 × 0.5 × 0.5, इसका आंसर बन जाएगा 0.5। तो हमें देखो तीनों जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी मिल गई, पी, इधर क्यू स्क्वायर की वैल्यू है, इधर पी स्क्वायर की वैल्यू है, इधर 2 pq की वैल्यू है, तो हमारा आंसर आ गया। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इसको वेरीफाई करना है अपना प्रॉब्लम सही है या गलत, इसके लिए सबसे सिंपल तरीका, इन तीनों की टोटल कर लो, 2pq प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, 1 आती है कि नहीं, आती है, 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.25 दैट्स 1। अगर इसकी वैल्यू 1 आती है तो अपना प्रॉब्लम सही सॉल्व हो चुका है, कहीं मिस्टेक हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कंसेप्चुअल एरर नहीं की, ये वेरीफाई हो सकता है। आ गई बात समझ में, मैं अब आप लोगों को लेना दो प्रॉब्लम देने वाला, एंड आई एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम यू इन द कमेंट। मुझे आपसे कमेंट में आंसर्स चाहिए, हाँ। मैं पहले प्रॉब्लम के लिए आपको हिंट भी दे देता हूँ कैसे सॉल्व करना है, तो आपको आ जाएगा। देखो ट्राई कर लो, अगर नहीं आया, आपने कमेंट में बताया कि हमें नहीं आ रहा है, तो मुझे बता दो, मैं इसके भी सॉल्यूशंस आपको अपलोड कर देता हूँ। पर पहले एक बार आप ट्राई तो कर लो, अगर आपको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी चाहिए तब भी मुझे बता दो, मैं एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी दे देता हूँ आपको। चलो यहाँ पे क्या बताया देखो, मैं सिर्फ प्रॉब्लम आपके लिए रीड कर लेता हूँ। अ जीन लोकस हैज टू alleles, that is capital A and small a, dominant and recessive. If the frequency of A is 0.4, that is capital A की 0.4 दी है,
देन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए। आप जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी पूछिए, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। अब इसमें मैं छोटी सी हिंट दे देता हूं, दिस 0.4 जो वैल्यू दिए, दिस इज द वैल्यू ऑफ पी, ये पी की वैल्यू है। अब आपको, मुझे मालूम है किसी को हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, पी की वैल्यू दी है तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी, तो पी स्क्वायर की आ जाएगी, क्यू स्क्वायर की आ जाएगी, टू पी क्यू की आ जाएगी। इतना इजी है, इतना इतना सिंपल प्रॉब्लम होती है ये। हाँ, इट इज रियली वेरी सिंपल प्रॉब्लम। पर ये आता है, अगर एग्जाम में आता है तो आपको लगता है यार क्या दिया है, समझ में ही नहीं आया। हाँ, तो ये बहुत इजी प्रॉब्लम। और इसके बाद मैं और एक प्रॉब्लम आप लोगों को दे देता हूँ। ये चाहे तो आप वीडियो पॉज करके लिख लो, लिखने में भी ज्यादा कुछ है नहीं। आप डायरेक्टली कैपिटल ए इज इक्वल टू 0.4, तो बाकी के तीनों की वैल्यूज निकाल, इतना लिखा तब भी चल जाए। हाँ, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। इसमें मैं कोई हिंट नहीं देने वाला, मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ, मैं हिंट नहीं देने वाला। आप लोगों को खुद को सॉल्व करना है। इफ 98 out of 200 individuals in the population express recessive phenotype, देखो रेसेसिव फिनोटाइप कितने इंडिविजुअल्स है, 98 आउट ऑफ 200, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन हेटेरोजाइगस। आपको इसको परसेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, परसेंट में कन्वर्ट करना बहुत इजी, कुछ नहीं। आप जैसे अपने मार्क्स परसेंट में कन्वर्ट करते हो वैसे अल्टीमेटली कर लो, पर उसके पहले हेटेरोजाइगस की वैल्यू निकाल लो। हाँ, इतनी हिंट दे दी बस। सॉल्व these two problems and you would get the confidence to solve any kind of problem that will that may come in the NEET exam. Okay, okay, thank you very much, stay tuned, stay connected। मैं ऐसी और छोटी छोटी कंसेप्ट लेकर आऊंगा। मुझे मालूम है आपके एग्जाम के लिए 20-25 दिन ही बचे हैं अब, बट ये छोटे छोटे ट्रिक्स आपको काम में आने वाले एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ो। थैंक यू।